Hello students, so today we will start class 11th biology chapter 19 excretory products and their elimination। इसका अपन फर्स्ट पार्ट पहले देख चुके हैं, आज अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में अपन सबसे पहले लेंगे वेरी फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। डायग्राम मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, शायद मैंने इस डायग्राम को आपको पहले भी शो किया था कि ये किडनी का डायग्राम है। और किडनी कैसी होती है, वीन शेप्ड किडनी होती है, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अपन उसको टच कर रहे हैं। देयर आर सराउंडिंग बाय अ लेयर, कहना चाहिए अपने को, ऑफ फैट, इट इज कॉल्ड रीनल फैट and innermost layer is called renal capsule, and around this renal fat we will observe another layer which is renal fascicle। so students, ये तो हुआ अपना किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हियर अपन एक किडनी का अपन देख रहे हैं, यहाँ पर किडनी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो मैंने यहाँ पर शो कर रखी हैं, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, जो किडनी से आउटसाइड जा रही है। नाउ किडनी में एक ब्रॉड रीजन, मतलब अपन ये देखें कि जो फर्स्ट अपन लेते हैं रीनल आर्टरी, जो एंड क्या करती है, किडनी में एंटर करती है। और सेकंड इज अपन देखें तो इसको इसमें देखेंगे अपन, सेकंड इज रीनल वेन, जो किडनी से आउटसाइड जा रही है, जो यहाँ पर मैंने इस तरह से शो कर रखी है, ये शो कर रखी है ना, यहाँ से निकल रही है, रीनल वेन होती है ये, ठीक है ना। ये जो यहाँ और जो अंदर जाती है, मतलब सीधी सी लैंग्वेज में अपन बोले, किडनी में जो अंदर एंटर कर रही है ब्लड वेसल, उसको अपन बोल देते हैं रीनल आर्टरी, और जो किडनी में से आउटसाइड जा रही है, इट मीन्स वो है रीनल वेन। ओके, तो इट इज कॉल्ड। अब अपन ने एक चीज़ और यहाँ पर देखी कि किडनी में एक ब्रॉड रीजन प्रेजेंट होता है, ये ब्रॉड रीजन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। नाउ नीचे से ये नैरो होता जाता है, इट इज कॉल्ड यूरेटर, जो अपने को यहाँ पर अपन ने रीनल पेल्विस को देखा। अब यहाँ तो ये ब्रॉड है, इसमें बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं, अपन कहना चाहिए ब्लड वेसल्स वगैरह ओपन होती हैं। जब ये यहाँ से आउटसाइड निकलता है तो ये फिर धीरे धीरे थोड़ा सा नैरो होता जाता है, और इट इज़ कॉल्ड यूरेटर। जब अपन पूरा डायग्राम देखते हैं किडनी का, तो उस टाइम अपने को ये चीज़ समझ में आ जाती है। सो now we will discuss about internal structure of kidney। internal structure of kidney में we will observe pyramids। ये अपन ने pyramids उस टाइम पर भी पढ़े थे, मैंने यहाँ पर pyramids बना रखे हैं, है ना। तो इन पिरामिड्स का जो लोअर पार्ट होता है मीन्स इसको अपन बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड मेडुला। और जो इसका अपने को कहना चाहिए अपर पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है सब कुछ, आप देखेंगे, है ना। अब अपन ने देखा कि जो किडनी अपन मतलब जो रिप्रेजेंट करता है, अपन एक तरह से कह सकते हैं जो पिरामिड्स होते हैं, इनका जो लोअर पार्ट होता है वो तो मेडुला को करता है रिप्रेजेंट, और दूसरा जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपन बहुत छोटी क्लास से ये सब पढ़ते आ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को, बट वहाँ अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। आज अपन इसको डीपली देखेंगे थोड़ा कि ये नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है। अपन ने पढ़ा ना इसमें कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या होता है। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना, मीन्स ब्लड को ये फिल्टर करता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर करता है, ठीक है ना। यहाँ पर लॉट ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, और इनकी जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग से इनको अपन माइनर कैलिक्स भी कहते हैं, जो मैंने वहाँ पर लगा रखा है ना। और नेक्स्ट अपन देखें इसमें कि जो जहाँ से बहुत सारी ओपनिंग एक साथ हो रही हैं, दैट ओपनिंग कॉल्ड मेजर जो है कैलिक्स। ओके, तो ये अपना हो गया यहाँ पर किडनी का जो स्ट्रक्चर है। अब अपन देखेंगे यहाँ पर कॉर्टेक्स को अपन देख रहे हैं। सो ये कॉर्टेक्स रीजन बैग लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इन पिरामिड के बीच में अपने को कहना चाहिए कि एक एक्सटेंड हो जाता है, मतलब इस तरह से ये फैलने लगता है, इनके बीच में आने लगता है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेता है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड column of Worthy। Now we will discuss about structure of nephrons। नेफ्रॉन इसमें इम्पोर्टेंट होता है किसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, क्योंकि जितना भी इसमें जो है कहना चाहिए अपने को फिल्ट्रेशन है, वो नेफ्रॉन में ही कंप्लीट होता है, क्योंकि नेफ्रॉन का फंक्शन ही है फिल्ट्रेशन करना। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स में अभी तक अपन ने यहाँ किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था
उसके फंक्शन हैं उसकी स्टडी कर ली। सो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज ऑल्सो नोन एज रीनल ट्यूब्यूल्स। क्यों? किडनी में अपन ने रीनल को अपन ने यहाँ पर यूज़ किया है, इसीलिए इसको भी अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दोनों ही इसको अपन कह सकते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजन्स, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, नेक, पीसीटी, ये मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं सारे, इनमें इसको डिवाइड किया है अपन। अब इनको 1 बाय 1 एक एक को स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन में सबसे पहले आता है अपना मेलपीजियन बॉडी। तो मेलपीजियन बॉडी में एंटीरियर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज मेलपीजियन बॉडी। ठीक है ना, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जो एंटीरियर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, इसको अपन क्या कहते हैं, मेलपीजियन बॉडी या मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स भी कई जगह पर अपने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब अपन ने इसको लिया कि इसके इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, वुमेन्स कैप्सूल और कौन सा है, ग्लोमेरुलस। यहीं पर सब कुछ अपने डायग्राम से शो रहा है कि वुमेन्स कैप्सूल जो आउटर पार्ट होता है और अंदर जो बहुत ज़्यादा नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर अपने को शो रहा है, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं वुमेन्स कैप्सूल। दिस इज कप शेप्ड, इन कप शेप्ड अपने को दिख रहा है ना, और स्ट्रक्चर है। इसके इनसाइड में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, क्योंकि इसके इनसाइड में अपने को ग्लोमेरुलस शो हो रहा है यहाँ पर, है ना। अब अपन ने देखा वुमेन्स कैप्सूल की जो वॉल है वो 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, और जो बोथ लेयर्स होती हैं वो इसमें से सिंपल जो है जो सिंपल एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं, या अपन कह सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं, ऐसा भी अपन इनको बोल सकते हैं। जो आउटर एपिथेलियम की सेल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इनमें ऐसा कहना चाहिए अपने को। इनर लेयर में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इट इज़ कॉल्ड पोडोसाइट्स। अभी अपन यहाँ पर अलग से इन सब का डायग्राम देखेंगे, मैंने इसको अलग से यहाँ पर इतना शो कर रखा है कि आपको मैं पूरी उसकी अलग अलग लेयर वहाँ पर डिफरेंस उनमें दिखा दूंगी। फिर आता है अपना ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपने को मालूम है, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलस कैसा है, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज formed by the afferent arteriole, which is a finer branch of the renal artery, and blood from the glomerulus is carried away by the afferent arteriole। मतलब इनका कहना है कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो एफरेंट आर्टियोल है वो तो ब्लड लेकर आती है इसके अंदर, और जो एफरेंट आर्टियोल है वो बॉडी के ऑल पार्ट्स में इस ब्लड को ले जाती है, मतलब किडनी से बाहर, ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर है कि किडनी की साइड में एओर्टा से एक आर्टरी अंदर जाती है, जो आर्टरी अंदर जाती है इट इज़ कॉल्ड रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी आगे जाकर डिवाइड होकर एट्रियोल बना लेगी, जो अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इसकी, है ना। उसी एट्रियोल की एक ब्रांच होती है एफरेंट आर्टरियोल, और ये ब्लड को लेकर किडनी तक जाती है, इसीलिए इसको अपन एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। ये अंदर जाकर फाइन ब्रांचिंग का एक नेटवर्क बना लेती है, जो अपन ने यहाँ शो कर रखा है, ये फाइन ब्रांचिंग का नेटवर्क यहाँ पर ये नेटवर्क बना लेती है। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। वही बात आ गई जहाँ से अपन चले थे। आफ्टर दैट ये रीजन जो होता है ये अगेन जो है कंबाइंड हो जाती है और आउटसाइड जाती है यहाँ से। ये देखो यहाँ से जाकर ये फाइन ब्रांचिंग में यहाँ डिवाइड हो गई और वापस ये यहाँ से आउटसाइड जा रही है ना। तो वापस मीन्स क्या हुआ, ये वापस कंबाइंड हो जाती है और आउटसाइड चली जाती है। देन इट इज़ कॉल्ड एफरेंट आर्टियोल। ओके, इससे क्या होता है, ब्लड जाता है और इससे आता है। ये चीज़ आपको डिफरेंस ध्यान रखना है दोनों में, ठीक है। ये एफरेंट आर्टियोल बाहर एक नेटवर्क बनाती है जिसे अपन बासा रेक्टा कहते हैं। ये जो रेड कलर का मैंने इसीलिए अलग से शो कर रखा है कि आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं हो। जितना भी रेड कलर का अपने को ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क यहाँ पर शो हो रहा है ये पूरा क्या है, बासा रेक्टा, इट इज़ कॉल्ड बासा रेक्टा। ये जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। कौन बनाती है नेटवर्क, जो एफरेंट आर्टियोल होती है ना, जो एफरेंट आर्टियोल है ये एक नेटवर्क बनाती है, जैसे ही किडनी से बाहर आती है या ग्लोमेरुलस से बाहर आती है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं, है ना।
अब अपन एक इसमें डिफरेंस देखेंगे, जो एफरेंट आर्टियोल है और जो इफरेंट आर्टियोल है ये थोड़ी सी थिक होती है या ब्रॉड होती है और ये थोड़ी सी थिन होती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अपन लेते हैं नेक। नेक क्या होता है? नेक इसका जो किसका नेफ्रॉन का पार्ट है, जो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है मेड ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट पार्ट इसका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका फुल नेम यदि अपन यहाँ पर देखना चाहें तो वैसे आपकी बुक में मेंशन है ये सब चीज़ें। ये कैसा होता है पीसीटी? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, मीन्स जो मेलपीजियन बॉडी होती है ये सिंपल क्यूबॉइडियल ब्रश बॉर्डर से जो एपिथेलियम की बनी होती है। जैसे अपन ने डाइजेस्टिव जो सिस्टम पढ़ा था उसमें मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज़ बताई थी, है ना, कि उसमें बिलाई प्रेजेंट होती हैं और ये बिलाई ब्रश बॉर्डर की तरह ही होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ऐसे ही इस पीसीटी में हाईली कॉइल्ड जो अपने पास ट्यूब्यूल है, इसमें जो एपिथेलियम होती है वो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर की बनी हुई होती है एपिथेलियम। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन करना। इट मीन्स जो ये पीसीटी वाला नेफ्रॉन का पार्ट है इसमें ऑल मतलब एब्जॉर्प्शन का अपन कहें से 2 से 3% पीसीटी में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है हेनले लूप। हेनलेज लूप क्या है? हेनलेज लूप इट इज़ यू शेप्ड स्ट्रक्चर। यू शेप्ड स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पर शो हो रहा है ना। ये बेसिकली पीसीटी एंड डीसीटी के बिटवीन यू शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। पीसीटी अपना ये है, डीसीटी अपना ये है, और इन दोनों के बिटवीन में अपने को एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर शो हो रहा है, जो मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। ये देखिए वाइट कलर में ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं हेनलेज लूप, ठीक है ना। ओके, अब ये हेनलेज लूप भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है बेसिकली। अब कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होता है? इसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। तो अपने को नाम से पता चल रहा है डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ये 2 लिम्ब्स अपने को यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है अपर पार्ट इसका थिक होता है, इसका सेम डायमीटर होता है किसकी तरह? पीसीटी की तरह, जो अपने को यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे ही। और जो लोअर पार्ट होता है इसका वो थोड़ा सा थिन होता है, ठीक है। सेम ऐसा ही किस्म हो जाता है। और ये किसका बना होता है? इट इज लिंक्ड विद द सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियम, मतलब इट इज लाइंड विद सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियम का बना हुआ होता है। और जो लोअर पार्ट होता है वो थिन होता है, इसमें फ्लैट स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब आता है अपना क्या कि असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो भी सेम डिसेंडिंग लिम्ब की तरह होता है। इसका भी जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, उसका डायमीटर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और डिसेंडिंग लिम्ब की तरह ही इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई लाइन होती है और लोअर पार्ट में स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स का बना हुआ होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ तक, हेनलेज लूप तक। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट आता है नेफ्रॉन का अपना डीसीटी। अपन ने टीसीटी को पढ़ लिया है, अब अपन डीसीटी देखेंगे। तो डीसीटी ये भी एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, और कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है मीन्स हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बट ये मेलपीजियन बॉडी से थोड़ी सी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पीसीटी है वो तो नियर है किसके, अपन देखें मेलपीजियन बॉडी के, बट जो डीसीटी है वो मेलपीजियन बॉडी से थोड़ा सा दूर हो जाती है ना, दूर होता है। सो इस प्रॉक्सिमल एंड ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मीन्स दूर है इससे, दैट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विदाउट ब्रश बॉर्डर। ये चीज़ ध्यान रखना डीसीटी में। पीसीटी में मैंने आपको कहा था कि इसमें जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? ब्रश बॉर्डर इनमें प्रेजेंट होता है, बट जो डीसीटी होता है उसमें ब्रश बॉर्डर एब्सेंट होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना इसमें कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को मैंने यहाँ शो कर रखा है, देखिए आप, थोड़ा सा हल्का हो गया है लाइट, यहाँ पर मैं वापस से ड्रॉ कर देती हूँ इसको। जो कलेक्टिंग डक्ट है, अब ये अपन देख रहे हैं यहाँ से पूरा ब्लड आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, इन सब में से ये ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और वापस कहाँ आता है?
कलेक्टिंग डक्ट में, है ना। अब ये अपन नहीं कह सकते कि सारे नेफ्रॉन्स जो हैं कलेक्टिंग डक्ट में ही ओपन होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जो कलेक्टिंग डक्ट में ही जाकर ओपन होते हैं, क्योंकि अब इतना लंबा स्ट्रक्चर है, कुछ तो नेफ्रॉन्स यहीं कहीं मतलब ओपन हो जाते होंगे इन्हीं स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना। तो इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, इसका नाम ही है कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका फंक्शन क्या होगा, जो इनमें फ्लूइड है फ्लो करता है, इनको कलेक्ट करने का काम ये कलेक्टिंग डक्ट करती है। ये किसकी बनी हुई होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और ऐसी सेवरस कलेक्टिंग डक्ट मिलकर सिंगल थिक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाती है। मतलब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट होती हैं छोटी छोटी सी, वो एक सिंगल जो होती है मेन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं। इट इज़ कॉल्ड डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी रीनल कैलिक्स में ओपन होती है। ये रीनल कैलिक्स मैंने यहाँ पर बना रखा है। इस रीनल कैलिक्स में ये जो है जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ये यहाँ आकर, या डक्ट ऑफ बेलिनी अपन ने जिसको नाम दिया है, वो रीनल कैलिक्स में ओपन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर दैट अपन ने देखा था कि पिरामिड के आगे की तरफ जो पार्ट था, है ना, आगे की तरफ जो पार्ट था, और अपन ने उसको रीनल कैलिक्स आगे जाकर रीनल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रीनल पेल्विस में कन्वर्ट हो जाती है, जो आगे जाकर फनल शेप्ड या कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है में ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको, ये स्ट्रक्चर आपको इजीली शो हो रहा है। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन होता है। और ये रीनल पेल्विस कहाँ जाकर ओपन होता है, ओपन इन यूरेटर्स। तो मैंने आपको बताया था ये यूरेटर में 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, पेयर होता है इसका, अपने को मालूम है। तो ये यूरेटर में ये यहाँ आकर ओपन हो जाता है। यूरेटर्स ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ये सब आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। सो अब अपन ने देखा इस तरह यूरिन अपना आगे बढ़ जाता है, ये कहना चाहिए। अब आता है अपना नेक्स्ट बासा रेक्टा। बासा रेक्टा को भी डिस्कस करना कंपलसरी है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें। जैसे जो इफ्रंट आर्टियोल है आगे चलकर ब्रांचेस बना लेती है, जैसे अपन ने इसको पढ़ा था, एफरेंट आर्टियोल थी, ये यहाँ आकर नेटवर्क बना लेती है। ऐसे ही जब ये यहाँ से बाहर निकलती है तो ये भी आगे जाकर ये नेटवर्क बना लेती है, जो इस तरह से आपको रेड कलर का दिख रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, बासा रेक्टा कहते हैं। और रीनल ट्यूब्यूल के सराउंडिंग इस नेटवर्क को अपन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। इसमें डीसीटी, पीसीटी, हेनले लूप्स सभी आ जाते हैं। और एक ऐसा ही नेटवर्क है जो हेनले लूप्स के पैरेलल चलता है, इसको अपन बोलते हैं बासा रेक्टा। मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, ये अपनी बुक में तो नहीं है, लेकिन अपन इसको देख लेते हैं, नीट वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर तो अपना कंप्लीट हो गया, और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है इस प्रोसेस में, ये भी अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज यूरिन फॉर्मेशन। जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा अमोनिया बन जाता है, मतलब कलेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, अपन जनरल लैंग्वेज में बोलें तो उसको, तो अमोनिया वाला ब्लड लिवर में जाता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और लिवर में अमोनिया एंड CO2, लिवर को, मतलब जो लिवर होता है वो अमोनिया को और CO2 को यूटिलाइज करके यूरिया बना देता है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बोला था कि बाय यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल से लिवर में किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और फिर जो लिवर यूरिया को किस में भेज देता है, ब्लड में इसको सेंड कर देता है, ठीक है ना। अब ब्लड में मिक्स हो जाता है तो यूरिया अमोनिया से थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो कम टॉक्सिक होता है, सो यूरिया को हम थोड़ी देर ब्लड में इसको रोक कर रख सकते हैं, है ना। अमोनिया को नहीं रोक सकते क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसीलिए हम यूरिया को यहाँ थोड़ी देर ब्लड में रोक भी सकते हैं, ठीक है। अब अपना आता है ये ब्लड, फिर क्या करता है, किडनी के पास में आता है, किसके थ्रू आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू, एफरेंट आर्टियोल में के थ्रू यहाँ तक आ जाता है। तो इसको प्रोसेस को अपन देखेंगे, कहाँ से आएगा, ये रीनल आर्टरी के साथ आएगा, और रीनल आर्टरी आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है एफरेंट आर्टियोल में, जो अपन बार बार यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना।
अब ये एफरेंट आर्टरी पहले तो जो ब्लड को है एफरेंट आर्ट्रियोल तक लेके जाती है और एफरेंट आर्ट्रियोल जो है उसको किडनी तक लेके जाती है। उस ब्लड में यूरिया पहुंच जाता है। यहाँ मैंने बहुत सिंपल डायग्राम बना रखा है, आप यहाँ देखोगे इसको कि इस डायग्राम में अपन देखें एक स्ट्रक्चर अपने को यहाँ शो हो रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को अपन सबसे पहले शो करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर की स्टडी हम यहाँ करें जिससे अपना फिल्ट्रेशन हो रहा है। वेरी फर्स्ट अपने को यही स्ट्रक्चर देखना है। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है ये रेड कलर से मैंने बना रखा है। अब इसमें ये जो लाइन है ये कैपिलरीज की एंडोथीलियम है और बीच बीच में इसमें गैप भी होता है ना। अब इसमें जो गैप प्रेजेंट होता है उसे अपन कहते हैं फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको? इट इज़ कॉल्ड फेनेस्ट्रा। ये जो लाइन है इट इज़ कॉल्ड बेसमेंट। या मैंने आपको कहा था ना मैं इसकी आपको मेम्ब्रेन का पूरा अलग अलग पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो जो अपना ग्लोमेरुलस है इसकी जो आउटर लेयर होती हैं 2, तो इसकी जो एक तो ये ब्लू कलर से जो आपको लाइन दिख रही है इट इज़ कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये जो अपने को रेड दिख रही है इट इज़ एंडोथीलियम। और बाहर साइड में अपने को इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं पोडोसाइट सेल। और ये पोडोसाइट सेल्स क्या करती हैं? जो पूरी लेयर बना लेती हैं। इनके बीच में जो गैप अपने को शो हो रहा है इस गैप को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है इसके थ्रू, ठीक है ना। अब इस अपन ने देखा कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके अंदर पोडोसाइट सेल हैं, इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लाइड। इनके बीच में जो गैप आ रहा है ना इसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लाइड, ठीक है। अब ब्लड में से जो सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ जाते हैं? वो वुमेन्स कैप्सूल में जाते हैं। ये वुमेन्स कैप्सूल अपन ने यहाँ ऑलरेडी स्टडी कर लिया है इसको, है ना। तो वुमेन्स कैप्सूल में जाते हैं और इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसमें प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन क्यों? बिकॉज प्रोटीन इन पोर से पास नहीं हो पाती। जो ये पोर प्रेजेंट है ना बीच बीच में, एक ही पर मैंने ड्रॉ किया है, जैसे अपन सारे भी करें। तो इन पोर से क्या होता है? प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता। बाकी ऑल थिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर लें, अमीनो एसिड लें, वाटर और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये ऑल जितने भी थिंग्स हैं ये सब तो इससे जो है फिल्टर हो जाती हैं। बट आरबीसी है, अपन ले लें, और भी कॉर्पसल्स हैं, ये फिल्टर, प्रोटीन है, ये फिल्टर नहीं हो पाते। इसीलिए अपन इधर इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ओके, अब आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अपने को देखें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फेनेस्ट्रा एंड फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके थ्रू? ये तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया। अब अपन पढ़ रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और जो फेनेस्ट्रा है, जो गैप है, अपन ने उसको फेनेस्ट्रा कहा ना, तो ये इसके थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। अब इसमें ये मतलब प्योरली फिजिकल प्रोसेस है, इसके लिए कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, कोई इसमें मतलब अपने को कहना चाहिए मतलब कोई प्रेशर नहीं होता, बस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ये मिलकर बनती है। नाउ अपन ने जब यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 टाइप्स के प्रेशर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा कि इसमें 3 टाइप के प्रेशर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? GHP, BCOP एंड CHP। ये 3 टाइप्स के प्रेशर हैं जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन में हेल्प मिलती है। तो GHP का फुल नेम अपन देखें तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक जो है प्रेशर इसमें सबसे फर्स्ट आता है। ये कहाँ से आया? सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इनमें थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनके डायमीटर में भी डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये थोड़ी सी थिक होती है। एफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी सी थिक होती है और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये थोड़ी सी थिन होती है। इसकी वजह से इनमें ये प्रेशर डेवलप हो जाता है और इस रीजन की वजह से ही ये जो प्रेशर है वो यहाँ क्रिएट हो गया। तो इट मीन्स जो ब्लड है वो फिल्टर होना स्टार्ट कर देता है। इसकी वैल्यू होती है, इस प्रेशर की वैल्यू होती है कितनी? 70 mmHg। ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर अकेले ही लग रहा हो, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकते अपन यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिशन में
नेचर के भी यहाँ पर 2 प्रेशर काम कर रहे हैं, जिनको अब अपन स्टडी करेंगे। तो सेकंड प्रेशर है अपना BCOP। BCOP मीन्स एक ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके फुल नेम आप लोग बार बार देख लेते हैं, बुक में भी है वैसे तो ब्लड के अंदर एक एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अपन ने पढ़ा था जब ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था उस टाइम पर, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दैट इन कंपोजिशन ऑफ ब्लड दीज एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है को बैलेंस बनाकर रखता है। वो इस फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। जैसे मैंने बताया था ना कि ऊपर वाला जो GHP प्रेशर है वो अकेले काम नहीं कर रहा, उसके अपोजिशन में 2 प्रेशर्स भी काम कर रहे हैं। तो एक ये प्रेशर है जो इसके जो है अपोज करता है इसको, बट बहुत कम ही अपोज कर पाता है। मीन्स इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, ओनली 30 mmHg, और ये उस पर काम नहीं कर पाता क्योंकि उसका 70 mmHg है ना। थर्ड नंबर आता है अपना CHP। CHP मीन्स कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जो ग्लोमेरुलर होता है में फिल्ट्रेशन से जो फ्लूइड पहले से ही प्रेजेंट है वो भी, और जो फिल्ट्रेशन से जो फ्लूइड आया है वो भी, ये इसको अपोज करता है, बट इसका प्रेशर कितना होता है, ओनली 20 mmHg। Also students, we have seen 3 pressures here, one is upper, लोअर एंड लेफ्ट में इसको 2 अपोज कर रहे हैं। मतलब जो अपन ने फर्स्ट वाला पढ़ा था इसको 2 जो प्रेशर हैं वो इसको अपोज करते हैं। तो इसका नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ जगह नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। EFP बोलते हैं जिसको अपन, मतलब ये EFP क्या है, जो अपन नेट निकाल रहे हैं इसका। तो ये कैसे आएगा, जब अपन GHP में से माइनस कर देंगे किस किस को, BCOP, और माइनस दूसरा कौन सा है अपने पास, CHP, इनको अपन माइनस कर देंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो BCOP है और CHP है इन दोनों को तो अपन प्लस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो अपना आ जाएगा 20 mmHg। ये प्रेशर अपना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा लेफ्ट वाला होगा, ठीक है ना। अब आता है, तो अपन ने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ब्लड कॉर्पसेल्स को, प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी जैसे अमीनो एसिड्स हैं, वाटर है, सॉल्ट्स हैं, इन सभी ऑल सब्सटेंसेस को कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर शो कर रखा है। अब यहाँ ये आ गए तो अपने को पता है कि 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेशन होता है। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं अपने पास, और 60 मिनट्स होते हैं तो 125 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो अपने पास आ जाता है 180 लीटर। हमारे अंदर 180 लीटर फ्लूइड होता है। उतना फ्लूइड तो हम रिमूव करते ही नहीं है। वाइल 1 डे में जब हमें मालूम है कि 1 और 2 लीटर अप्रॉक्स यूरिन हम रिलीज करते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स जो रिमेनिंग अराउंड 179 लीटर अपने को अप्रॉक्स यहाँ पर जो बचा है, तो वो कहाँ गया। आंसर क्वेश्चन अपने पास ही आता है ना कि जब अपन ने सिर्फ ओनली 1 और 2 लीटर ही यूरिन को रिलीज किया है, पास किया है, तो लेफ्ट जो 179 है वो कहाँ गया लीटर। तो आंसर आता है कि वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो 99% जो पार्ट था वो वापस से एब्जॉर्ब होता है, मतलब उसको अपन रीएब्जॉर्ब करते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि इसको एब्जॉर्ब क्यों करना चाहिए, तो इसका अपने पास आंसर है कि फिल्ट्रेशन, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उस टाइम पर अकेला जो यूरिया होता है वो ही ट्रांसफ़र नहीं होता, उसके साथ जो है सम वाटर, अमीनो एसिड, सॉल्ट और जितने भी विटामिन्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और इन ऑल थिंग्स की हमारी बॉडी को नीड होती है, तो इनको वापस एब्जॉर्ब करने की नीड वहाँ पर आ जाती है। इसी कारण जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन।
यही रीज़न है कि वुमेन्स कैप्सूल के बाद मेलफिजियन बॉडी के बाद भी एक ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को हम वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में अपन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं वीडियो को देखकर। इतना आप आसानी से पहले इजीली पढ़ेंगे तो आपको इसमें से जब पूरा समझ में आ जाएगा ना, तब आप नेक्स्ट पार्ट यदि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है उसको आप कंटिन्यू कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको कहा कि वी विल टेक सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ leave a comment in my comment box. Thank you.